हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों तो दोस्तों जो सुबह का वीडियो होता है दोस्तों, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय होता है। और नेक्स्ट वीडियो होता है जनसत्ता का एडिटोरियल होता है, संपादकीय होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि सर यूपी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, उस एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है कि नहीं। और दोस्तों उसी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के लिए, नज़रिए के लिए आप लोग वैसा सोचें, वैसा बने, इसलिए हम यहाँ पर इस चीज़ को बताते हैं। क्योंकि जब आप महसूस करें कि आप सबसे पहली जो बात है कि जो सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो जब बात करें किसी से, ये अलग बात है कि वो कम विषयों पर उनकी पकड़ हो। चलिए अभी शुरुआत है, पर दोस्तों जिस विषय पे आपकी पकड़ हो ना, विषय यहाँ ना करके हम कंटेंट कहें तो अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको वो बनना पड़ेगा, मतलब ऑलराउंडर बनना पड़ता है। सारे विषयों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, भले वो कम हो। यू डोंट हैव टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। आपको डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसमें मास्टर हो गए, पूरा जानते नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा सारे विषयों को जानना है। इसीलिए यदि आपसे कोई रिसेंटली जो है इशूज़ हो, कोई अगर आपसे पूछ दे, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा हो उसकी जिज्ञासाओं को आप शांत कर दें। इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रहेगा और बढ़ेगा। तो ये कैसे डेवलप होगा? ये इसी तरह डेवलप होगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब अकेले में पढ़ेंगे, किताबों के माध्यम से हो सकता है समझ में ना आए, पर धीरे धीरे जब इस वीडियो के सहयोग से आप पढ़ेंगे तो कुछ नई बातें आपके सामने आएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ पेन और रफ लेकर आप बैठा करिए, कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करके लिख लिया करिए कि क्या अनुच्छेद है, जो आर्टिकल के बारे में बताया जाता है, कंट्री का जो फिगर फैक्ट होता है उसके बारे में आप राइट डाउन कर लिया करिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आज का जो कंटेंट है दोस्तों, लिखा है अनुराग सिंह जी ने, ठीक है। अनुराग सिंह ने लिखा, और जो कंटेंट है दोस्तों, नई शिक्षण पद्धति की ज़रूरत। तो कोविड-19 की वजह से जिस तरह से देश में, क्या विश्व में, पूरी पृथ्वी पर समस्याएं आकर खड़ी हुई हैं, ये सदियों तक याद किया जाएगा और इसे कोरोना काल के नाम से भी जाना जाएगा। अब हो सकता है कि पूरे वैश्विक जगत के लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, अपने इर्द गिर्द का जो पर्यावरण है कितना ज़रूरी है, पृथ्वी को बचाने के लिए क्या ज़रूरी है। इंसान तभी खुश रहेगा, तभी सेफ और हेल्दी रहेगा जब हमारे इर्द गिर्द का जो पर्यावरण है वो स्वच्छ रहेगा, हेल्दी रहेगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो एक चीज़ें हैं कि अब इसके माध्यम से जो कोविड-19 की वजह से जो समस्याएं उपजी हैं, ठीक है। एक समय था कि लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे ट्रेन में, और विद्यालयों में जिस तरह से शिक्षा लोगों के द्वारा पहुंचाई जा रही थी, तो उनमें तमाम तरह की खामियां थी। ये आपको भी पता, हमें भी। बिहार में किस तरह से टॉपर था, उसको पूछा गया कि होम साइंस का मतलब क्या होता है, उसने कहा होम साइंस फलाने बैठे हैं उधर जाइए, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये जो व्यवस्थाएं, ये जो एजुकेशन है, कहीं ना कहीं निराश करते हैं। जब वे वैश्विक स्तर पर जाते हैं और वहाँ पर लोगों को सूचनाएं मिलती हैं कि बिहार का एक ऐसा मतलब शिक्षा संस्थान, देखिए टॉपर है लड़का, पर उसको कुछ पता तक नहीं, साइंस की स्पेलिंग तक नहीं पता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि दोस्तों जितने भी प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे ऐसे तमाम तरह के शिक्षक मिलते हैं जो उल्टा ही पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है वो कहाँ से मतलब पढ़ के आए हैं। ऐसे तमाम तरह के वीडियो लीक होते रहते हैं और सही तरह के गाइडलाइंस के ज़रिए उन्हें नहीं पढ़ाया जाता। तो अब जो ज़रूरत है दोस्तों ने, जिस जो आप पढ़ रहे हैं ई लाइन्स, ठीक है, एक तरह से कहें तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग उससे कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको यू हैव टू पे मिनिमम, ठीक है, रुपीज़ ओनली। आपका जो है कि कार्ड है उसे रिचार्ज आप कराते हैं, जो भी हो 198 हो 215 हो, ठीक है। पर आपको बता दें, जब आप हैरान रह जाएंगे जब आप कभी आपका सपना हो, है भी में भी, आप कहेंगे मैं यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। तो जब आप शिक्षण संस्थान में जाएंगे ना, कोचिंग में,
भैया 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये इस तरह से फ़ीस वसूला जा रहा है। वो भी कोई गारंटी नहीं है। 6 महीना आपको पढ़ाएंगे, वो बेसिक जो आप खुद घर पे पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ई लर्निंग कर सकते हैं। इसीलिए इन लोगों के चंगुल से आप ज़रूर बचिएगा। मैं आपसे बताता हूँ दोस्तों, हो सके तो जो कोई व्यक्ति हो, कोई भाई बहन हो आपका जिसने कोचिंग करके पढ़ा हो या फिर उससे पहले कई साल से तैयारी कर रहा उस वो जो आपको बता देगा ना, कोचिंग कभी नहीं बता पाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, कोचिंग पे डिपेंड मत रहिएगा। हमने भी आईएएस के एग्ज़ाम के लिए तकरीबन 65,000 रुपये दिए थे और उसने पढ़ाया क्या, मतलब आज हंसी आती है कि उसने पढ़ाया क्या। तो इस तरह का चीज़ मत करिए। जो आपका बहुत सारे लोग हैं दोस्तों दिल्ली में, इलाहाबाद में, उनसे संपर्क करिए, उनसे पूछिए कि प्री एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या ज़रूरी है। वो कोचिंग में कुछ नहीं बताता है दोस्तों। बस तो चलते हैं अब आगे। एक विकासशील देश के रूप में भारत की छवि अब मजबूत हो रही है। अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर मानव संसाधन तैयार कर इसे और मजबूत किया जा सकता है। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था के विविध रूप दिखाई देते हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए उत्कृष्ट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो यहीं से आरोप भी लगते हैं कि 94% इंजीनियर अपने कार्य में दक्ष नहीं होते हैं। शीर्ष 10 कंपनियां केवल बचे हुए 6% इंजीनियरों को अपने यहाँ नौकरी पर रखने में प्राथमिकता देती हैं। तकनीकी प्रबंधन शोध कार्यों के लिए हमारे देश में उत्कृष्ट संस्थान भी हैं। वहीं बेहद औसत या औसत से कम दर्जे के संस्थान भी बड़ी संख्या में मौजूद है, जहां आज केवल डिग्री धारक निकलते हैं, लेकिन वे अपने क्षेत्र में बेहतर मानव संसाधन के तौर पर उपयोगी साबित नहीं होते। संसाधनों के अभाव में हमारे बहुत से संस्थान अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं, जहां आज भी बहुत परंपरागत तरीके से शिक्षण कार्य हो रहा है। नए विषयों से विद्यार्थी को अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना इन संस्थानों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो एक चीज़ आपको क्लियर कर दें, स्पष्ट कर दें कि हमारे देश में ज़्यादातर जो बड़े बड़े विद्यालय हैं दोस्तों, एक तरह से जो प्राइवेट संस्थान है वो व्यापार का रूप ले रहे हैं। मतलब 1.5 लाख जो है डोनेशन देने के बाद भी आपके बच्चे का वहाँ पे दाखिला नहीं हो पाएगा, और वो किताबें ही वही देंगे। मतलब बैग से लेके, किताबें से लेके, शूज़ से लेकर सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। एक तरह से पूरी तरह से जो उनका आइडिया, जो पर्पज़ है, वो पूरा बिजनेस ओरिएंटेड माइंड उन्होंने बना लिया है। और उसके बाद वहाँ पे आपको शिक्षा नहीं मिलती है, वहाँ पे आपको आधुनिकता के नाम पे, नई शिक्षा व्यवस्था के नाम पे मात्र आपका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, शोषण किया जाता है। इस चीज़ को मानिएगा। पता है, भारत के अधिकतर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसी तमाम समस्याएं मौजूद हैं। सूचना क्रांति के इस दौर में तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र लगातार उन्नति कर रहे हैं, और हम अभी तकनीकी की सहायता लेकर अपने उत्कृष्ट संस्थानों को उसी क्षेत्र के अन्य संस्थानों से जोड़कर उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करने की योजना पर विचार करना चाहिए। भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण है और प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण जनसंख्या अधिकतर गाँव की प्राथमिक पाठशाला पर निर्भर है। ASCR की रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिक स्तर के ग्रामीण विद्यालयों की दशा चिंताजनक है। इस रिपोर्ट के अनुसार सामान्य विद्यार्थी अपने से निचली कक्षा के बेहद सामान्य पाठ को धारा प्रभाव पढ़ पाने, जोड़ घटाने के बेहद मामूली सवालों को हल कर पाने में अक्षम है। ऐसी जगहों पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम ले जाने से पहले कुछ सवालों के जवाब ढूंढे बिना यह कार्य व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। आपको एक चीज़ बताएं कि चाहे जापान में जानते हैं कि ज़्यादातर क्या है, बच्चे वहाँ पे उनके लिए एक बढ़िया रूम बनाया जाता है, उसके बाद एक लैपटॉप या बड़ी मोबाइल, जिसको आप जो भी बोलते हो, ठीक है, पैड बोलते हैं, उसके माध्यम से वहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जब बच्चा इतना समझदार, जागरूक हो जाता है कि कुछ चीज़ें वो अपने से कर सकता है, तो उसके बाद उनके परिवार के लोग क्या करते हैं, एक रूम बनाएंगे, उसमें सारी व्यवस्थाएं करेंगे कि लड़का जो ऑनलाइन पढ़े, उसके बाद वहाँ पे एक CCTV कैमरा लगा देंगे कि बच्चा मेरा क्या कर रहा है। और जापान के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। ऐसे तमाम देशों में दोस्तों ये व्यवस्थाएँ चल रही हैं, चाहे यूरोप के अधिकांश देशों में ये चीज़ें चल रही हैं। ऐसे क्या है कि जो लोग बिजनेस ओरिएंटेड माइंड की सोच के हैं कि हम विद्यालय के माध्यम से इतने पैसे कमा लेंगे, इतने पैसे कमा लेंगे, वो आज वहाँ पे कह सकते हैं पूरी तरह से बंद हो गए हैं, ठप हो गए हैं।
तो हमें भी ज़रूरत है दोस्तों इस तरह की व्यवस्था का, जिससे हमारे देश में एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। लोग जिस तरह से अभिभावकों को लूट रहे हैं, बहुत दुखद है। हर साल 10%, 20%, 35% फीस बढ़ रही है। सोचिए, इतना तो किसी एम्प्लॉय का वेजेस नहीं बढ़ रहा है। तो ये दिक्कतें आ रही, पर विद्यालय वाले नहीं सोच रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए ऐसे पाठ्यक्रम किसी की मदद के लिए बिना पढ़ना संभव नहीं, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को स्वयं संचालित कर पाने में अक्षम होंगे। ऐसे में जिन परिवारों में कोई व्यक्ति इन सब से जुड़ा नहीं है, उसके लिए व्यवस्था बहुत लाभकारी नहीं होने वाली है। माध्यमिक स्तर की स्थिति भी ऐसी है। गाँव के कुछ बच्चे सटे हुए शहरों या कस्बों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। ऐसे में अगर आज हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं, तो सोचना होगा कि हम इनमें से कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों तक अपनी पहुंच बना पाने में सक्षम पाएंगे। अभी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए ई पाठशाला की शुरुआत की, जहां बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत से संबंधित वैकल्पिक शिक्षा ई लिंक के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस ई पोर्टल का स्वागत होना चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसकी सहायता से हम कितने लोगों तक पहुंच पाने में सफल होंगे। अगर अधिकांश ग्रामीण विद्यार्थियों तक अपनी पहुंच न बना पाएँ, तो फिर इसको बहुत ज़्यादा सफल नहीं कहा जा सकेगा। इसकी सफलता उन तक अधिकाधिक पहुंच से ही संभव मानी जाएगी। तीसरे स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को लागू करना अपेक्षाकृत अधिक आसान है, क्योंकि इस व्यवस्था में वे विद्यार्थी उपकरण संचालन के मामले में आत्मनिर्भर हैं। चिकित्सा, तकनीकी, प्रबंधन और आदि विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी इस मंच का उपयोग आसानी से कर सकते हैं और कर रहे हैं। बड़े कॉलेज और कोचिंग संस्थान इसका उपयोग पहले से कर रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन इस वर्ष मार्च से ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित कर रहा है, और अभी हाल ही में उसने मध्यावधि परीक्षा भी आयोजित कर ली, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सोचिए, लॉकडाउन के बीच में जिस तरह से कई विद्यालय, कई बोर्ड चिल्ला रहे हैं मेरा एग्ज़ाम कैसा हो, बच्चों का एग्ज़ाम कैसा हो। कुछ विद्यालय ऐसे भी कि दोस्तों जो ऑनलाइन माध्यम से एग्ज़ाम करा रहे हैं, और उन्होंने पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी कर लिया। अब देख सकते हैं कि CPSI हो या फिर रेलवे के ज़्यादातर जो एग्ज़ाम हुए हैं बीते दिन, वो ज़्यादातर ऑनलाइन प्रक्रियाओं, खासकर कंप्यूटर से हुए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो है किसी प्रकार का भ्रष्टाचार आप नहीं कर पाएंगे। करेंगे भी तो पता चल जाएगा, चीज़ें जल्दी सार्वजनिक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे लोगों के द्वारा अपनाई जा रही हैं, और लोग इसके लिए आगे आए हैं, जितने भी विद्यालय हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दूर दराज के गांव में भी पारंपरिक विषयों का पठन पाठन होता है। क्या वे सभी विद्यालय इस शिक्षा पद्धति से अपने को जोड़कर आसानी से कार्य को संचालित कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। गरीबी से जूझते देश में जहां हर व्यक्ति के पास पेट भरने की भोजन नहीं, उसके पास इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का न हो पाना, जिसमें ई लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षण आसानी से संचालित हो पाए, एक व्यवहारिक समस्या है। दूर दराज के गांव में नेटवर्क की बड़ी समस्या है। भारत के सामान्य गांव में अभी ऐसी समस्याएं मौजूद है, तो आदिवासी इलाकों में इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आदिवासी क्षेत्रों में क्या ये ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था पहुंच पाएगी? तो दोस्तों, यहाँ पर आप भी विचार विमर्श करते हैं और कह सकते हैं कि जिस एरिया में जिस तरह की व्यवस्थाएँ हैं, ठीक है, जिस समाज में जिस तरह की व्यवस्थाएँ हैं, उस समाज के हिसाब से धीरे धीरे उस चीज़ को संचालित करना चाहिए, और उसके बाद जब उसका फीडबैक अच्छा हो, लोगों को अच्छा लगे, तो उस चीज़ को और व्यापक स्तर पर एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। भारत के शहरों और गांव में शिक्षा के स्तर में फ़र्क आसानी से दिख जाता है। किसी भी तकनीकी, चिकित्सा या प्रबंधन पाठ्यक्रम की पढ़ाई तथा शोध कार्य के लिए हम अपनी संरचना में शहरों पर ही आधारित हैं। उच्च शिक्षा में इनकी पढ़ाई हेतु गाँव को सक्षम नहीं बनाया गया। अब अगर भारत की अधिकांश आबादी गाँव में बसती है, तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए पहले उस स्तर का बुनियादी ढांचा करना होगा, तब जाकर हम इसके लिए कदम आगे पाएंगे। वरना इस तरह के मंच शहरी विद्यार्थियों के लिए ही ज़्यादा लाभप्रद होंगे। ग्रामीण विद्यार्थी और पिछड़े हुए नजर आएंगे, जबकि वास्तव में हमें इन माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की शिक्षा पद्धति में आए अंतर को पाटने की कोशिश करनी चाहिए। संसाधन के अभाव में विद्यालय स्तर के जो बहुत सी जानकारियों, विज्ञान के नए विषय परिचित नहीं हो पाते थे, अब ऑनलाइन शिक्षा माध्यम से उन्हें उन चीज़ों को दिखाया समझाया जा सकता है। एक शिक्षक से यदि दोस्तों आप एक बार पूछ देंगे कि इसका मतलब बताइए, मान लीजिए आप भूल गए कभी, तो क्या आपको शिक्षक जल्दी बताएगा? नहीं बताएगा ना। आप में हो सकता है वो
चीज़ ना हो पूछने की, बहुत लोग शर्माते हैं, पूछ नहीं पाते हैं। पर यदि आप ऑनलाइन वीडियो के सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि दोस्तों आप उस चीज़ को 1000 बार रिवाइंड करके देखिए, कोई नहीं देखने वाला। ठीक है। जाकर पढ़ाई न कर पाने वाले विद्यार्थियों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में प्रोजेक्ट सहायता से ई क्लासरूम की संरचना बहुत अधिक धन खर्च न कर उन बच्चों की अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया कराई जा सकती है। अपने अपने क्षेत्र में इन माध्यम से रखा जा सकता है। शहरों में ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं, लेकिन अब ग्रामीण इलाके भी आसानी से हो सकती है। वर्तमान में सारे ऑनलाइन ऐप पर पठन पाठन हो रहा है। इनकी सहायता से अपनी पूरी आबादी आधार को मजबूत करने का मौका तकनीकी की सहायता से संभव हो पाया है, तो हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। हाँ, एक समस्या यह है कि सूचना क्रांति के इस युग में जहाँ अंग्रेजी की प्रधानता है, बहुतायत ग्रामीण जनसंख्या खुद को सबसे जोड़ पाने में अक्षम महसूस करती है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं में स्वयं को ज़्यादा सहज महसूस करना है। इसलिए शिक्षण के इन मंचों पर क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर देना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से हम अब भी पीछे हट सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ चीज़ें वो हो चुकी हैं स्क्रीनशॉट के दौरान। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से हम अब पीछे नहीं हट सकते हैं। यह भविष्य को सुनहरा बनाने का बेहतर साधन है। हमें इसकी कमियों को दूर करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। ठीक है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने वाले कदम भारतीय ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ गुणवत्ता वाले संस्थानों को व्यापक स्तर पर सुधारा जा सकता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। यदि आपसे किसी से डिबेट हो नई शिक्षा पद्धति के बारे में, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप दोनों स्थितियों को उसके सामने पेश करें कि एक तरफ जहाँ पर बहुत ज़्यादा आदिवासी बच्चे हैं या फिर गरीब लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, डिज़र्व नहीं कर पाएंगे कि वो तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक अपने बच्चों को मुहैया कर पाएँ। तो ऐसे लोगों के लिए भी आप बोलें कि उनके लिए सरकार अलग से कुछ योजना निकाले जिसके माध्यम से उन्हें सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं। और क्योंकि दोस्तों यदि वो अपने बच्चे को जब विद्यालय भेजेंगे तो हो सकता है उस स्तर का वो पैसा ना दे पाएँ, जिस वजह से दोस्तों बच्चे जो है कि पूरी तरह से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।